हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनुप कुशवाहा। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी फिजिक्स के यूनिट 5 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 13 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो अल्टरनेटिंग क्या होता है, अल्टरनेटिंग कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और साथ ही ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक था उसको हमने लास्ट लेक्चर में नहीं डिस्कस किया था, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले लेक्चर में हमने नहीं डिस्कस किया था, जबकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फेनोमेनन पर ही बेस्ड है। तो उसको हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या जो जनरेटर होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और ये जो करंट प्रोड्यूस करते हैं वो अल्टरनेटिंग क्यों बोला जाता है, हम इस चीज को समझने वाले हैं। तो एसी जनरेटर क्या चीज है? A device used to convert mechanical energy into electrical energy। एक ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको हम बोलते हैं जनरेटर या डायनामो। और ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारा जो एसी जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेनन पर बेस्ड है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप जानते हैं, जब भी किसी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करते हैं तो उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। और अगर वो कॉइल एक कंप्लीट सर्किट बना रही है तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें एक करंट फ्लो होने लगता है। इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एसी जनरेटर इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फेनोमेनन पर काम करता है। दैट मींस एक कॉइल होगा, एक आर्मेचर कॉइल होगी, है ना, ये वायर है कॉपर का। तो ये जो आर्मेचर कॉइल है, जब इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो घुमाने पर क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से अगर ये एक कंप्लीट सर्किट है, आगे जाकर के ये लोड रेजिस्टेंस वगैरह से कनेक्टेड रहेगा, तो अगर ये कंप्लीट सर्किट है तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो इसमें एसी जनरेटर में क्या किया गया, एक आर्मेचर कॉइल है जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप घुमा रहे हैं, और जब आप घुमाते हैं तो फ्लक्स चेंज की वजह से ईएमएफ आता है और जिसकी वजह से इसके अंदर करंट फ्लो होने लगता है। अब वो ईएमएफ या वो करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सबसे पहले हम इस फार्मूले के ऊपर बात करेंगे। तो मान लीजिए कि इस आर्मेचर कॉइल का ये जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस पर एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है और वो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो जब हम इसको रोटेट करते हैं तो डेरिवेशन जब हम करते हैं इसके क्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला आता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, जहां पर n का मतलब आप समझ रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स। इस आर्मेचर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, जितनी ज्यादा इसमें फेरे होंगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। B का मतलब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और A का मतलब इसका एरिया है, आर्मेचर कॉइल का एरिया है। ओमेगा मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से ये रोटेट हो रहा है, ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2π/t, या इसी को हम 2πn बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ओमेगा टी लिखा हुआ है ये थीटा की जगह पर लिखा हुआ है, क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ठीक है, तो जब इस आर्मेचर कॉइल को हम इस मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है उसका फार्मूला है E इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब इसका डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, है ना, डेरिवेशन करने भर का टाइम है नहीं, और वो जरूरी नहीं भी है, अभी हम लोग प्री के अप्रोच से सारी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो E इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी में आप देख रहे हैं कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी वैल्यू साइन का ये जो फंक्शन है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और साइन की जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो होती है 1। साइन जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो जब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। दैट मींस इफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, दैट मींस मैक्सिमम वैल्यू, देन E विल बी मैक्सिमम, और इस E मैक्सिमम को हम E0 से एक्सप्रेस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, E0 का मतलब क्या, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसके और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी को हम पीक वैल्यू भी बोलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू तो बड़ी कॉमन सी बात होगी, इसी को हम पीक वैल्यू भी बोलते हैं, और इसी को हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब ये वाला एम्पलीट्यूड आप मत समझिएगा कि ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं।
एम्पलीट्यूड एक कॉमन वर्ड है, किसी भी क्वांटिटी की जब मैक्सिमम वैल्यू होती है तो उसके लिए एम्पलीट्यूड टर्म यूज हो सकता है, जैसा कि मैंने वेव एंड ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन करते हुए आपको ये बताया था। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ बोल सकते हैं इसको, इस मैक्सिमम वैल्यू को। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो ई की जगह पर ई नॉट, और ये पूरी वैल्यू होगी एन बी ए ओमेगा। यानी इस फार्मूले को अगर हम जनरलाइज करना चाहें ई नॉट के टर्म में तो हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू, ये पूरा क्या बोला जाएगा, ये मैक्सिमम ईएमएफ यानी ई नॉट, और ये हुआ हमारा साइन ओमेगा टी। तो आप इस तरीके से इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग जनरेटर से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके टर्मिनल के क्रॉस आता है उसके लिए फार्मूला है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर ई नॉट है इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड। इसमें ये जो ई है ये है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस मतलब ये कि जैसा यहां पर देखिए टी होगा, टी मतलब कि इसको पूरा एक टाइम पीरियड के इक्वल टाइम तक रोटेट किया गया, या उससे आधे का, या उसके 1/4 का, या ये कह लीजिए कि ये जो ओमेगा टी पूरा टर्म है इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये आपका ई। तो अलग अलग टाइम पर ईएमएफ की वैल्यू जो इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है उसकी वैल्यू बदलती रहती है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। और ये जो ई नॉट है ये तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है, और ये है इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के केस में जो मैक्सिमम ईएमएफ आएगा उसकी वैल्यू है, जिसको हम पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, चलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये फार्मूला अगर आपको पता चल गया तो आप इंड्यूस्ड करंट भी निकाल सकते हैं। इसकी वजह से जो सर्किट में करंट फ्लो होगा उस करंट का एक्सप्रेशन आप ओम्स लॉ से I इक्वल टू ई अपान आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है ईएमएफ, तो ई अपान आर और ई की वैल्यू रख देंगे ई नॉट अपान आर, मतलब मैक्सिमम ईएमएफ या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और उस अपान में रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम करंट, जिसको हम आई नॉट से एक्सप्रेस करेंगे। तो आई नॉट का मतलब भी क्या हुआ यहाँ पर, आई नॉट का भी मतलब यही सारा टर्म आप यूज कर सकते हैं, पीक वैल्यू है ना, पीक करंट बोल सकते हैं आप इसको, या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बोल सकते हैं इसको, या इसी को मैक्सिमम करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बोलिए, चाहे मैक्सिमम करंट बोलिए, चाहे पीक वैल्यू बोलिए, सब चीज सेम हो गया आई नॉट। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी अल्टरनेटिंग जनरेटर में जब हम इस आर्मेचर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन और उसकी वजह से फ्लो होने वाले करंट का एक्सप्रेशन। अब थोड़ा सा हम इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर एनालाइज करें, किसी भी एक को हम कर सकते हैं क्योंकि नेचर एकदम एक जैसा है, साइनोसॉइडल ये भी है, साइनोसॉइडल ये भी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो आर्मेचर कॉइल है उसको जब हम रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करते टाइम ये जो नॉर्मल है उसका इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये आर्मेचर कॉइल है इस तरफ और ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर हम सरफेस को रखें तो इसके एक्सिस पर जो नॉर्मल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये हमने ले लिया केस यहां पर। फिर हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आर्मेचर कॉइल है इसको हमने ऐसे कर दिया, तो अब इसका जो नॉर्मल है वो नीचे चला गया जबकि मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, तो अभी इनके बीच का एंगल हो गया 90। समझ पा रहे हैं, जब ऐसे था तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन है इधर, तो ये अभी 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और उसके बाद घुमा करके, मतलब जब इस कंडीशन में आएंगे कितना हो जाएगा 270, और जब वापस से इधर आएंगे कितना हो जाएगा 360। यानी पूरा एक राउंड अगर हम घुमाते हैं तो जो एंगल ये ट्रेवल करता है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो टोटल कितना हो जाएगा 360, जिसको हम 2 पाई रेडियन बोलते हैं। और एक चक्कर पूरा घुमाने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये बात तो आपको ध्यान ही रहे कि t इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन। किसी भी चीज को आप 2 पाई रेडियन घुमाते हैं, दैट मींस एक पूरा चक्कर घुमाते हैं, और एक पूरा चक्कर घुमाने का मतलब आप उसको टाइम पीरियड t भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए आप उसको आधा घुमाते हैं तो आधा घुमाएंगे तो 2 पाई रेडियन की बजाय वो पाई रेडियन एंगल कवर करेगा, यानी 180 डिग्री घूमेगा, और 180 डिग्री घूमने का मतलब कि पूरे टाइम पीरियड का आधा ही टाइम आपने उसको दिया, दैट मींस t/2। तो किसी भी कॉइल को जब आप घुमाते हैं तो उसको आप 2 तरीके से बता सकते हैं, इसकी कंडीशन को 2 तरीके से बता सकते हैं, एंगल के फॉर्म में बता सकते हैं, टाइम या टाइम पीरियड के फॉर्म में बता सकते हैं। तो यही चीज हमने यहां पर लिखा हुआ है कि टाइम की वैल्यू जब 0 हो, टाइम की वैल्यू इस टाइम पीरियड का 1/4 हो, टाइम की वैल्यू इस टाइम पीरियड का 1/2 हो, टाइम की वैल्यू टाइम पीरियड का 3/4 हो, और टाइम की वैल्यू टाइम पीरियड के इक्वल हो। तो इसके इक्विवेलेंट एंगल क्या होगा ये भी आपको पता है। तो अगर टी की, देखिए 0, टी की वैल्यू 0 मतलब कि बिल्कुल नहीं घुमाया, 0 हो गया। आपने t/4 किया, इसका मतलब कि एंगल अगर पूरा 2 पाई रेडियन है तो उसका भी 1/4 करना पड़ेगा,
2π/4 यानी कि π/2 आ जाएगा। तो इस टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट ये एंगल्स हैं, तो ध्यान रखिएगा आप इन दोनों को, न्यूमेरिकल में आपको जरूरत पड़ती है इसकी। और जब आप इन वैल्यूज को इन इक्वेशन में रखेंगे, जो भी आपके पास यहाँ इक्वेशन है, इस ओमेगा टी की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे 0 या फिर π/2 या फिर पाई 3π/2 2π, तो जब आप यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 0 के केस में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 मिलेगा, π/2 के केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम मिलेगा, और पाई के केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर से 0 हो जाएगा, 3π/2 के केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर से मैक्सिमम होगा लेकिन माइनस। अब इसका मतलब क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसका मतलब ये कि मैग्नीट्यूड तो उतना ही है जितना यहां पर था, लेकिन ये अलग डायरेक्शन है और ये अलग डायरेक्शन है। प्लस या माइनस का मतलब ये डायरेक्शन से यहां पर है, ये जो भी इसका डायरेक्शन होगा उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर जब यहां पर 2π लेंगे इसकी वैल्यू तो कितना आ जाएगा, फिर से 0। तो आप देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया 0 से 360 तक, या कह लीजिए 0 से t टाइम पीरियड तक। तो ऐसे में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 2 बार मैक्सिमम हुई है और 2 बार 0 हुई है। ये वाली वैल्यू तो नहीं कंसीडर करने का कोई मतलब है, क्योंकि ये 0 है मतलब बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, अभी हमने घुमाया ही नहीं था। तो एक पूरे साइकिल में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 2 बार मैक्सिमम हुई है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और 2 बार 0 हुई है। इसी तरह से सेम नेचर आपको करंट का भी मिलेगा, इसके साथ भी ग्राफ बनाएंगे तो सेम तरह से मिलेगा, प्लस में I0 माइनस में I0। तो हमने इसी का ये ग्राफ यहां पर प्लॉट किया है कि जब π/2 घुमा था, π/2 मतलब कि जब 90 डिग्री घुमा था तो उसके केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम, फिर जब वो पाई घुमा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, फिर वो जब 3π/2 घुमा तो फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये ऊपर की तरफ दिखाया गया तो ये नीचे की तरफ, दैट मीन्स इसके सामने अगर करें तो ये मैग्नीट्यूड तो E0 ही है, लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ प्लस बोला जा रहा है तो नीचे की तरफ ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से करंट का भी मिलेगा, लेकिन दोनों के ग्राफ में एक डिफरेंस ध्यान रखिएगा, जो I की वैल्यू है वो E की वैल्यू से कम है, क्योंकि जब E को R से डिवाइड करते हैं नॉन जीरो रेजिस्टेंस से, तब जाकर के हमको करंट मिलता है। यानी करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू से कम होगा, और कितने फैक्टर से कम होगा, तो इस फैक्टर से कम होगा। सर्किट का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ईएमएफ और करंट के बीच उतना ज्यादा गैप मिलेगा। तो हमने अगर ईएमएफ का ग्राफ ये बनाया हुआ है और करंट का ग्राफ बनाया, तो करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो ईएमएफ के मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा। तो ये ग्राफ बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखना है। क्या होता है कि कई बार हम ईएमएफ और करंट दोनों को साथ में बनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है किसका पीक ऊपर रहेगा और किसका पीक नीचे रहेगा। तो ईएमएफ का पीक ऊपर रहेगा और करंट का पीक नीचे रहेगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ईएमएफ और करंट चेंजिंग पीरियोडिकली, देखिए पीरियोडिकली चेंज हो रहा है कि नहीं। जब थीटा इक्वल टू 0 था तब यहां पर 0 ईएमएफ था, जब थीटा π/2 हुआ तो ईएमएफ मैक्सिमम हो गया, जब थीटा फिर से पाई हुआ, ये वाला पाई वाला केस है, तब ईएमएफ फिर से 0 हो गया, जब थीटा 3π/2 हुआ फिर से मैक्सिमम लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से सेम चीज रिपीट होगी। आप इसके बाद का एंगल बनाएंगे, मतलब इनिशियल कंडीशन में आ गया, फिर से आगे का सिचुएशन यही रिपीट होता जाएगा। तो बार बार यही सिचुएशन आपको आगे की तरफ मिलती जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक चेंज। तो इस तरह के पीरियोडिक चेंज होने वाले इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट को हम अल्टरनेटिंग या साइनोसॉइडल ईएमएफ या फिर करंट बोलते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट या एसी का मतलब क्या है, ऐसा करंट या ऐसा ईएमएफ जिसकी वैल्यू हर साइकिल में 2 बार मैक्सिमम हो और 2 बार 0 हो, और लगातार ये चीज रिपीट होता रहे। तो इस तरह के करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जबकि डायरेक्ट करंट में क्या होता है, डायरेक्ट करंट का ग्राफ ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट करंट का ग्राफ अगर आइडियल डायरेक्ट करंट है, एकदम प्योर है, तो इस तरह का आपको मिलता है। मतलब टाइम की वैल्यू बदलती रहे लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो एक ही वैल्यू रहता है ना। बट ये एक आइडियल केस है, आपको आगे हम लोग बताएंगे कि देखिए जो डायरेक्ट करंट होता है उसमें भी बहुत सारी मतलब अल्टरनेटिंग नेचर की जो करंट होती है वो मिक्स होती है, वो प्योर नहीं होती है। तो इस तरह से फ्लक्चुएट करती हुई ये वैल्यू मिलती है, बट इस तरीके का पीरियोडिक चेंज नहीं होता है उसमें, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट का ये वाला ग्राफ बनाते हैं जो कि एक आइडियल केस है, यानी कि प्योर डायरेक्ट करंट। तो अगर एक मिक्स्ड डायरेक्ट करंट है या इम्प्योर डायरेक्ट करंट है, तो उसको हम लोग प्योरीफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें, एलसी सर्किट वगैरह, फिल्टर वगैरह हम लोग पढ़ते हैं,
उसकी हेल्प से हम इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है, आइडियल केस में बात कर रहे हैं। जबकि अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये हर साइकिल में इसकी वैल्यू 2 बार मैक्सिमम 2 बार 0, और यही चीज बार बार रिपीट होती रहती है। तो इस तरह का नेचर जो भी दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कुछ एक टर्म को समझने वाले हैं। जैसे एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है। तो किसी भी एक डायरेक्शन में ये अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो मैक्सिमम वैल्यू गेन करता है, उसी मैक्सिमम वैल्यू को ही हम इसका पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो जैसे इस ग्राफ में, ये करंट का जो ग्राफ है टाइम के साथ, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर इस π/2 वाले केस में ये जब फेज एंगल π/2 है, या फिर अगर टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में बोलें तो देखिए ये पूरा एक साइकिल पूरा करने में t होगा, आधे में t/2 होगा, और ये आधे का भी आधा है, दैट मीन्स t/4। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू इस करंट ने गेन किया है, इसी मैक्सिमम वैल्यू को ही हम इसका एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू बोलते हैं। इसको हम I0 और ईएमएफ की बात होगी तो E0 से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड का मतलब आप समझते हैं, एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ के केस में ये पूरा एक साइकिल बोला जाता है। तो ये एक साइकिल पूरा होने में जितना टाइम लगा हुआ है उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है वो टोटल कितना है, t। और यहां पर अगर बात करें हाफ साइकिल के लिए ये कितना हो जाएगा, t/2, और इसका भी आधा कितना हो गया, t/4। और अगर आप इस तरीके से 1/4 के टर्म में देखें तो ये देखिए t/4, ये कितना 2t/4, और ये कितना अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या बोला जाएगा, 3t/4, क्योंकि एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये हुआ आपका 3t/4। और ये क्या है, 4t/4, जिसमें से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो ये एक साइकिल पूरा होने में जितना टाइम लगता है, दैट मीन्स एक पूरा कंप्लीट रोटेशन जितने टाइम में आप कराते हैं आर्मेचर कॉइल का, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और इसके लिए फार्मूला है T = 2π/ω, जहां पर ओमेगा का मतलब आप समझते हैं 2πn या 2πf। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टर्म हमारा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, अब देखिए एक पूरा रोटेशन कराने में या एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक सेकेंड में एक ही बार ये घूमे, एक से ज़्यादा बार भी तो पॉसिबल है। तो एक सेकेंड में जितनी बार ये आप रोटेशन कंप्लीट करवा लेते हैं उस नंबर ऑफ रोटेशन को या उस साइकिल को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में अगर 10 बार ऐसा हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। एक सेकेंड में अगर ऐसा 20 बार हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला पता है, यहाँ रख देंगे, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मिल जाएगा। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज की होती है और 220 वोल्ट पर हमारे इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। वैसे तो जहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर इसका वोल्टेज 220 वोल्ट ही होता है, वो रास्ते में आता है। तो हम लोग फिर अपने घरों में आने से पहले बाहर जो ट्रांसफार्मर लगाए होते हैं उसकी हेल्प से हम उसका वोल्टेज कम कर देते हैं और 220 वोल्ट हमारे घरों में सप्लाई आता है जिस पर हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। तो कैसे ये वोल्टेज को डिक्रीज किया जाता है या जरूरत पड़ने पर इंक्रीज किया जाता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक में। बट ये बात ध्यान रखें आप कि घरों में जो सप्लाई आती है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज की। इसका मतलब समझ रहे हैं, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में यूज होता है। इसका मतलब एक सेकेंड में 50 बार ये साइकिल कंप्लीट होता है। ध्यान दीजिए, एक सेकेंड में 50 बार साइकिल कंप्लीट होने का मतलब कि एक सेकेंड में 100 बार। देखिए, हर एक साइकिल में 2 बार वैल्यू मैक्सिमम है और 2 बार यहां पर 0। तो अगर एक सेकेंड में 50 साइकिल पूरा हो रहा है तो हर साइकिल में 2 बार मैक्सिमम, 2 बार 0, तो पूरे 50 साइकिल में 100 बार मैक्सिमम और 100 बार 0। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिकल बल्ब होते हैं वो एक सेकेंड में 100 बार जलते हैं और 100 बार बुझते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं चल पाता क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में होता है। और आपको पता है विजन ऑफ परसिस्टेंस के बारे में, 1/10 सेकेंड से कम टाइम में कोई भी चीज़ हो तो वो हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो टर्म रिलेटेड है इससे अल्टरनेटिंग करंट से, वो है मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू या एवरेज, देखिए ये वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही ना, इसका मैग्नीट्यूड, इसलिए इसका मीन या इसका एवरेज निकालने की हम बात करते हैं। तो मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये समझने से पहले आप एक फार्मूला याद रखें।
कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका आपको एवरेज निकालना है और आपको लिमिट पता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक का एवरेज निकालना है, तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिए। मान लीजिए कोई फंक्शन f है जो टाइम के ऊपर उसकी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, और यानी वो टाइम का एक फंक्शन है। तो अगर इसका आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो इसका एवरेज निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/mod b - a फ्रॉम a to b, यानी लिमिट आपको दे दिया गया है a से लेकर b तक आपको एवरेज निकालना है। तो लिमिट फ्रॉम a to b और वो फंक्शन जिसका आप एवरेज निकाल रहे हैं और जिसके साथ निकाल रहे हैं, टाइम के साथ निकाल रहे हैं तो dt हो जाएगा, पोजीशन के साथ निकाल रहे हैं तो dx हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है आपको कि ये एवरेज निकालने का जनरल फार्मूला है। इसी के बेसिस पर, यानी अगर हम इसी ft की जगह पर i रख दें, अल्टरनेटिंग करंट रख दें या अल्टरनेटिंग EMF रख दें और इसकी लिमिट फिक्स कर दें कि ये आधे साइकिल के लिए या फिर पूरे साइकिल के लिए या फिर दूसरे आधे साइकिल के लिए, अगर हम इसकी लिमिट बाउंड्री फिक्स कर दें और इसको हम सॉल्व करें तो हमको अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग EMF का एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। तो एक पूरे साइकिल के लिए जब हम अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू आती है 0। बट ये तो ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि आधे साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि इसके ऊपर भी कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखना है आपको, अगर हम पहले आधे साइकिल की बात करें फ्रॉम 0 to t/2, तो पहले आधे साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट की जो एवरेज वैल्यू आती है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, पहले आधे साइकिल का मतलब फ्रॉम 0 to t/2, लिमिट आप फिक्स कर दीजिए 0 से t/2 और दोनों का डिफरेंस b - a कितना आ जाएगा t/2, और यहाँ पर वो फंक्शन यानी करंट और ये dt। इसको सॉल्व करते हैं पूरा तो आता है 2I0/पाई, पाई की वैल्यू रख के इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 0.637 I0। यानी पहले आधे साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग EMF की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 0.637 I0 या फिर E0। इसी तरीके से अगर हम दूसरे आधे साइकिल के लिए बात करें, दूसरे आधे साइकिल का मतलब क्या, t/2 से t तक, अगर हम इसकी बाउंड्री t/2 से t तक रख दें तो t/2 से t तक एवरेज वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस फिर से वही आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सेम चीज निकल के आएगा लेकिन माइनस में। तो पहले आधे साइकिल के लिए वैल्यू आपने निकाल लिया, दूसरे आधे साइकिल के लिए वैल्यू आप निकाल लिया, ये प्लस में आया है ये माइनस में आया है, दोनों को प्लस कर देंगे तो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू आएगी और वो कितनी वैल्यू आएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग EMF की एवरेज वैल्यू होती है 0। कौन सी वैल्यू, एवरेज वैल्यू होती है 0, ठीक है। लेकिन आधे साइकिल के लिए ये एवरेज वैल्यू 0 नहीं होती है और उसकी कुछ जो वैल्यू होती है वो आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्म में भी याद रखना है और इस फॉर्म में भी याद रखना है, ठीक है। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि जो हमारे पास ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, जिसको आपने पीछे के लेक्चर्स में देखा भी था, तो जो ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब उसमें करंट फ्लो होता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उस कॉइल के ऊपर, जो भी उसके अंदर कॉइल होती है उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, वो घूमता है तो हमारा पॉइंटर भी घूमता है। तो ऑर्डिनरी जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड होता है। करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो प्रोड्यूस होगा वो चेंज हो जाएगा, या जो टॉर्क लग रहा था उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन तो हर एक सेकंड में मतलब हर सेकंड में कितनी बार, 100 बार चेंज हो रहा है ना, 50 बार इधर 50 बार इधर, क्योंकि एक सेकंड में इस तरह की कितनी साइकिल बनेंगी, 50 साइकिल बनेंगी और हर साइकिल में एक बार डायरेक्शन ऊपर है एक बार नीचे। तो एक सेकंड में 50 बार अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, 50 बार अलग डायरेक्शन में, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट के केस में हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सेकंड में ये जो 50 बार डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा है, इसकी वजह से हमारे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का ये जो पॉइंटर है वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं, है ना। हर एक सेकंड में 50 बार इसको इधर की तरफ जाना है और 50 बार इधर की तरफ जाना है, और इनर्शिया की वजह से ये कहीं भी नहीं जाता है, इसमें आपको कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है। तो ध्यान रखना है आपको, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है, इसलिए हम अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए ये नॉर्मल सा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी अमीटर या वोल्टमीटर यूज नहीं कर सकते। तो ये इसको हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट करंट के मेजरमेंट के लिए, जिसका डायरेक्शन ही चेंज नहीं होता है।
डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, तो फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर ये बेस्ड है, तो जो भी इसके ऊपर टॉर्क लग रहा होगा वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू ये बता रहा था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको डिफ्लेक्ट होना रहता है, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता है आराम से। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट का चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का मतलब इन जनरल मैं बोल रहा हूं अमीटर या वोल्ट मीटर है, उसका नाम है हॉट वायर अमीटर या हॉट वायर वोल्ट मीटर। हॉट वायर अमीटर या हॉट वायर वोल्ट मीटर से, इसमें जो हॉट वायर बोलने का मतलब ये है कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड है। अब अगर ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करता है तो करंट का डायरेक्शन चाहे जो हो मैग्नीट्यूड से मतलब है सिर्फ, है ना, और करंट फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो हीटिंग करंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड होता है हॉट वायर अमीटर या वोल्ट मीटर, और अल्टरनेटिंग करंट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन चेंज होता है और डायरेक्शन से हीट से कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो होने दीजिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ये बेस्ड है, हीट हमेशा प्रोड्यूस होगा, करंट हमेशा फ्लो हो रहा है, तो आप इसकी हेल्प से अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। एक टर्म और यहां पर है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को हम और किस किस नाम से बुलाते हैं ये ध्यान रखें। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलिए, चाहे वर्चुअल वैल्यू बोलिए, चाहे इफेक्टिव वैल्यू बोलिए। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को ही हम इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जब भी कभी हम अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू बताते हैं, जैसे हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है या जो वोल्टेज सप्लाई हो रही है वो 220 वोल्ट है ना। जब 220 वोल्ट एसी आप बोलते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू अगर 220 वोल्ट है, इसका मतलब वो जो 220 आप बता रहे हैं वो आरएमएस वैल्यू है, मीन वैल्यू नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ की जो वैल्यू हम मेजर करते हैं वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मेजर करते हैं। हॉट वायर अमीटर या हॉट वायर वोल्ट मीटर की हेल्प से जब हम मेजर करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को, तो अल्टरनेटिंग करंट की कौन सी वैल्यू को मेजर करते हैं, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू को। तो हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मेजर करते हैं। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जब आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू गिवन होती है, वो जो वैल्यू है वो वी नॉट की वैल्यू है या फिर वी बार की वैल्यू है या फिर वी आरएमएस की वैल्यू। तो इसको आपको ध्यान रखना है। जो भी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू गिवन होती है, अगर कुछ नहीं बोला गया है, दैट मीन्स वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। अगर उसमें मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू वर्ड यूज किया गया है तब तो आप समझ ही गए कि वो वी नॉट की वैल्यू है। मीन वैल्यू बोलता है तब भी क्लियर हो जाएगा। तो कुछ नहीं बोला जाता है, दैट मीन्स जो हम मेजर करते हैं और हम हॉट वायर अमीटर या वोल्ट मीटर से जो मेजर करते हैं वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ की। ठीक है, तो हम करंट को ही लेकर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, सेम टाइप से ईएमएफ के या वोल्टेज के लिए भी हो जाएगा। देखिए, रूट मीन स्क्वायर वर्ड का पहले मतलब समझिए। रूट मीन स्क्वायर, यहाँ पर रूट का मतलब स्क्वायर रूट है, मीन का मतलब यही एवरेज जिसको बोलते हैं, और स्क्वायर का मतलब आप समझते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट का पहले आपको स्क्वायर करना, उल्टा पढ़ते हैं इसको। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते तो हैं करंट का, लेकिन इसको सॉल्व करने का जो तरीका वो हम पहले स्क्वायर करते हैं। देखिए, करंट का स्क्वायर पहले करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका मीन निकालेंगे। मीन मतलब एवरेज, तो एवरेज या मीन निकालना आपको आता है। सेम मेथड से हम देखिए, यहां पर हमने आई का सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ का एवरेज या मीन निकाला था। यहां पर हमको किसका करना है, स्क्वायर का मीन लेना है। तो पहले अल्टरनेटिंग करंट का या ईएमएफ का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद मीन या एवरेज निकालेंगे, और उसके बाद क्या करना है, रूट। रूट मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या हो गया, स्क्वायर, मीन और रूट। इधर से देखेंगे तो रूट मीन स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम पढ़ते हैं IRMS या VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। लेकिन जो प्रोसेस यहाँ पर फंक्शन हमको करना होता है वो उल्टा करना होता है। पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन निकालेंगे, फिर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट का IRMS वैल्यू जब निकालेंगे तो पहले तो आई का स्क्वायर करें। तो आई का स्क्वायर हमने कर लिया। आई की वैल्यू आप जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, आई इक्वल टू लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसके बाद इसका स्क्वायर करना है, तो आई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और ये आई स्क्वायर जो है उसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए जो फार्मूला आपको पता है वही फार्मूला आप यूज करिए। तो आई के स्क्वायर का एवरेज निकालना है, सेम फार्मूले से हमने लिख दिया यहाँ पर डिफरेंस। और देखिए 0 से टी हमने लिमिट लिया है, यानी कि पूरे एक साइकिल के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ 0 से लेकर टी तक, यानी पूरे एक साइकिल के लिए एवरेज निकाल रहे हैं।
क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता है कि हाफ साइकिल के लिए वैल्यू आ रही हो लेकिन पूरे एक साइकिल के लिए वैल्यू 0 हो जाए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ हाफ साइकिल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पूरे साइकिल के लिए वैल्यू आती ही नहीं है, 0 हो जाती है। तो ये हाफ साइकिल के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए हाफ साइकिल का जानना जरूरी है, क्योंकि पूरे साइकिल के लिए तो कुछ बचता नहीं है। यहाँ पर अगर आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना भी चाहते हैं आधे साइकिल के लिए तो आप निकाल सकते हैं। लिमिट आपको चेंज करना पड़ेगा, 0 से t/2 करना पड़ेगा, लेकिन हम पूरे साइकिल के लिए यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, तो पूरे साइकिल के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है। तो पहले आई स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा I0 स्क्वायर अपॉन 2, जहाँ I0 मतलब समझते हैं यह है करंट की पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड। और जब इस आई स्क्वायर का जो एवरेज आ गया उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा IRMS, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो IRMS इक्वल टू अंडर I0 स्क्वायर अपॉन 2, ये I0 बाहर निकल गया और ये जो अपॉन में 2 है वो रूट के अंदर ही रहेगा। I0 अपॉन अंडर 2 इस तरीके से भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हमको इसकी भी जरूरत पड़ती है और इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो पहली बात तो आप यहाँ डिवाइड करने जाएंगे नहीं, इतना आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट याद रखें। वहां पर आया था 0.637 और यहाँ पर आया 0.707, वो हाफ साइकिल के लिए वैल्यू लिखी गई है और ये पूरे साइकिल के लिए वैल्यू लिखी गई है, ठीक है। और I0 अपॉन अंडर 2 इस तरीके से भी हमको क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है, तो इस तरीके से भी आप याद रखें। तो एक पूरे साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो I0 अपॉन अंडर 2 या 0.707 I0 होता है। इसी तरीके से अगर आप वोल्टेज या EMF की बात करेंगे तो VRMS या ERMS इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V0 अपॉन अंडर 2 यानी कि 0.707 V0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज आता है कि 220 वोल्ट AC 220 वोल्ट DC के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंजरस होता है, खतरनाक होता है, इसका कारण क्या है। तो आप देखिए, जब आपसे कहा जाता है कि घर में 220 वोल्ट AC सप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये जो 220 वोल्ट AC है ये कौन सी वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है या फिर एवरेज वैल्यू है। तो हमने आपको बताया ना कि करंट या EMF जो अल्टरनेटिंग वाला मेजर हम करते हैं हॉट वायर अमीटर या वोल्ट मीटर से, वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही होती है। तो इसका मतलब ये जो 220 वोल्ट हम बोलते हैं ये 220 वोल्ट EMF या वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो VRMS या ERMS इक्वल टू 220 वोल्ट। और इस फार्मूले से आप देखिए, यहाँ से अगर हम VRMS की वैल्यू रख देते हैं 220 वोल्ट और V0 अपॉन अंडर रूट 2, तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VRMS इंटू में अंडर रूट 2, और VRMS की वैल्यू है 220 वोल्ट, 220 इंटू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, लगभग 311 वोल्ट। यानी जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है अगर वो 220 वोल्ट है तो इसका मतलब वो 220 वोल्ट नहीं है, वो हर एक साइकिल में, हर आधे साइकिल में एक बार उसकी वैल्यू कितनी होगी, 311 वोल्ट, है ना। हर आधे साइकिल में एक बार उसकी वैल्यू कितनी होगी, 311 वोल्ट, जबकि कहने के लिए वो क्या था, 220 वोल्ट। लेकिन आपको पता है ना कि अल्टरनेटिंग करंट या EMF की वैल्यू फिक्स थोड़ी रहती है, ये तो पीरियोडिकली चेंज होती रहती है। तो ये जो 220 है वो RMS वैल्यू थी और इसकी हेल्प से जब आप पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 311 वोल्ट। यानी जो 220 वोल्ट AC है वो बीच बीच में 311 वोल्ट की तरह काम कर रहा है, तो फिर तो ये खतरनाक हो ही गया। और आपका जो DC होता है 220, वो 220 ही रहता है, उसका मैग्नीट्यूड या उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो अल्टरनेटिंग EMF या करंट होता है वो DC से ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। लेकिन AC सर्किट को पढ़ने से पहले एक टॉपिक आपको कवर करना है दैट इज फेजर एंड फेजर डायग्राम, और इसी के बेसिस पर आपको पता चलेगा लीडिंग और लैगिंग वर्ड जो यूज होता है AC सर्किट के केस में उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो फेजर और फेजर डायग्राम क्या होते हैं, अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज अ रोटेटिंग वेक्टर। यानी अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रोटेटिंग वेक्टर से उसको शो करेंगे, इसी रोटेटिंग वेक्टर को हम बोलेंगे फेजर, विथ फेज एंगल्स बिटवीन देम। और इस रोटेटिंग वेक्टर की हेल्प से आपको पता चलेगा कि करंट और वोल्टेज के बीच में क्या फेज डिफरेंस है। तो जो भी ये डायग्राम आपका बनेगा इन फेजर की हेल्प से, कौन कौन से फेजर, वोल्टेज का फेजर और करंट का फेजर, मतलब वोल्टेज का रोटेटिंग वेक्टर और करंट का रोटेटिंग वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, इस पूरे ओवरऑल डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, फेजर डायग्राम, ठीक है। ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो पीरियोडिकली चेंज होती है उसके मैग्नीट्यूड के वेरिएशन को शो करने के लिए हम रोटेटिंग वेक्टर को यूज कर सकते हैं। जबकि आपको पता है कि वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों
स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम एक रोटेटिंग वेक्टर की हेल्प से इनका ये जो वेरिएशन है, मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम अलग डायरेक्शन में फिर जीरो, तो ये जो तरीका है वेरिएशन का, इसको आप एक रोटेटिंग वेक्टर की हेल्प से शो कर सकते हैं। उस रोटेटिंग वेक्टर को हम बोलते हैं फेजर, और इस ओवरऑल डायग्राम को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। बिल्कुल सेम चीज आपने देखा था जब सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग पढ़ रहे थे, और सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है, आपको पता है सिंपल पेंडुलम में जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से पीरियोडिकली चेंज होती है। मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम अलग अपोजिट डायरेक्शन में फिर जीरो। तो इस तरह के वेरिएशन को शो करने के लिए हमने इसीलिए यहाँ पर एक डेफिनेशन अलग से दिया था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सर्किल में जो एक रोटेटिंग वेक्टर हमने बनाया था, उस रोटेटिंग वेक्टर का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताता है, और इस रोटेटिंग वेक्टर का ये जो लेंथ है वो उसके एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू को बताता है। यानी जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल मैक्सिमम कंडीशन में है तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस वेक्टर की लेंथ है, और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ क्या पोजीशन है, इंस्टेंटेनियस क्या वैल्यू है, उसके लिए आपको इस रोटेटिंग वेक्टर का फेज पता होना चाहिए कि इस मीन पोजीशन से क्या फेज है, और वहाँ से फुट आप परपेंडिकुलर डालेंगे इस वर्टिकल एक्सिस पर, ये जो लेंथ है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को बताता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ हम पढ़ा चुके हैं आपको वेव एंड ऑसिलेशन वाली यूनिट में, जिसमें टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो पीरियोडिकली चेंज होती है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ये रोटेटिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट। इसी रोटेटिंग वेक्टर को ही हम बोलते हैं फेजर। तो ये है वोल्टेज का फेजर और ये है करंट का फेजर। वोल्टेज का जो फेजर है वो मीन पोजीशन या इनिशियल कंडीशन से कितने फेज पर है, ओमेगा टी, और जो आपका ये करंट है उसका फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई। इसका मतलब कि जो करंट है और जो वोल्टेज है इसके बीच में फेज डिफरेंस है फाई का, जिससे ये पता भी चल रहा है कि करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है। देखिए, जो वोल्टेज और करंट में से जो वैल्यू पहले मैक्सिमम होती है हम कहते हैं वो लीड कर रही है। डीसी सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में, हमेशा सेम फेज में होते हैं क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं होता है। लेकिन एसी सर्किट्स जो होते हैं उसमें ये जरूरी नहीं कि वोल्टेज और करंट हमेशा सेम फेज में हो। सेम फेज में हो भी सकते हैं और सेम फेज में नहीं भी हो सकते। तो एसी सर्किट में क्या होता है कि हो सकता है कि वोल्टेज पहले मैक्सिमम हो, करंट बाद में मैक्सिमम हो। ऐसा हो सकता है करंट पहले मैक्सिमम हो, वोल्टेज बाद में मैक्सिमम हो। तो इसका मतलब कि एसी सर्किट में कभी वोल्टेज लीड करता है तो कभी करंट लीड करता है। तो लीडिंग और लैगिंग वर्ड का यही मतलब है कि एसी सर्किट में कौन मैक्सिमम हो रहा है। जैसे यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है। अच्छा, ये देखिए जो ग्राफ है, इस ग्राफ से भी आप बता सकते हैं कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। इस फेजर डायग्राम से भी आप बता सकते हैं। लेकिन जितने भी डिफरेंट यहाँ पर एसी सर्किट आप देख रहे हैं, हर एक सर्किट के केस में ये जो ग्राफ है इसको बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत में जब सिंगल सर्किट एलिमेंट यूज हुए हैं एसी सर्किट में, तब तो हम ये ग्राफ भी बना सकते हैं, फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनका कॉम्बिनेशन ये बढ़ता जाता है, यहाँ पर ग्राफ को बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट, जिसकी हेल्प से हम लीडिंग और लैगिंग डिसाइड कर सकते हैं, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है इन सभी एसी सर्किट के केस में। जबकि ग्राफ को कुछ एक केस में हम दिखा सकते हैं, उसके बाद ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम इसको नहीं प्रीफर करते। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा फेजर डायग्राम है, इसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि वोल्टेज का फेज कितना है, करंट का फेज कितना है, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है और इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है। जैसे ये जो लेंथ है फेजर का वो इसके एम्पलीट्यूड को बता रहा है। इसका लेंथ मतलब आई नॉट, इसका लेंथ मतलब वी नॉट। तो ये वोल्टेज के करंट के एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू को बता रहे हैं, और इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, ये वाली जो लेंथ होगी वो बताएगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है। चलिए, एक टर्म यहाँ पर छोटा सा और है, जे ऑपरेटर। आप समझ लीजिए क्या होता है। जे ऑपरेटर एक ऑपरेटर है जिसका अपना कोई फिजिकल मीनिंग तो नहीं होता है, बट ये जब किसी वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करता है तो उसको π/2 से घुमा देता है। और π/2 से किधर घुमाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी प्लस π/2 से रोटेट कर देता है किसी भी वेक्टर को। इस जे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड वगैरह है ये बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे आयोटा के बारे में आपने पढ़ा था, आई के बारे में। बट यहाँ पर हम लोग आई, चूंकि करंट के लिए सिंबल आई लेकर के चल रहे हैं, इसलिए हम इसको आई सिंबल ना दे करके इसको जे बोलते हैं।
तो जे ऑपरेटर किसी भी वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो वो उस वेक्टर को π/2 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। इस बात को ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है, इसके ऊपर जब जे ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे तो ये 90 यानी π/2 से इसको रोटेट करेगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो अगर किसी वेक्टर के ऊपर किसी रोटेटिंग, ये रोटेटिंग वेक्टर है, मतलब ये जरूरी नहीं कि ये रियल का वेक्टर हो, ये रोटेटिंग वेक्टर यानी फेजर हो सकता है। तो जब भी किसी फेजर वाले वेक्टर पर जे ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं तो π/2 से रोटेट कर देगा। आप देखिए एक बार और इसके ऊपर ऑपरेट करिए तो j²a, और j² की वैल्यू कितनी होगी -1। बिल्कुल वैसे ही जैसे i² आयोटा का आपने पढ़ा होगा, i की वैल्यू √-1 और i² की वैल्यू -1। ठीक है, तो j² की वैल्यू आप -1 रखेंगे तो माइनस वेक्टर a हो जाएगा। आप देखिए ये वेक्टर a है और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में माइनस वेक्टर a। इसी तरीके से एक बार और ऑपरेट करेंगे तो j³ आ जाएगा और उसमें से j² की वैल्यू -1 रख देंगे तो -ja आ जाएगा। और आप देखिए -ja और +ja जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक ऑपरेटर जे ऑपरेटर है जो किसी भी वेक्टर को π/2 से रोटेट कर देता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वैसे तो इस चीज को अभी हमने नहीं एक्सप्लेन किया है कि XL या XC का मतलब क्या है, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इन डिफरेंट AC सर्किट में। लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रखें कि अगर ये रजिस्टर R है और ये रिएक्टेंस XL है और ये रिएक्टेंस XC है, तो XL का डायरेक्शन ऊपर होता है, R के साथ ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, मतलब 90 डिग्री से ये आगे होता है, जबकि XC 90 डिग्री से पीछे होता है इस R के कंपेरिजन में। तो अगर आपको इनका और इनका रिजल्टेंट दिखाना है, मतलब आपको ये दिखाना है कि किसी सर्किट में, सपोज कि किसी सर्किट में ये रेजिस्टेंस R है और उसी में एक इंडक्टेंस, मतलब ये कॉइल है और इसका इंडक्टेंस है XL, तो अगर आप इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे जिसको हम Z से अगर एक्सप्रेस करें तो Z = R + XL आप लिख सकते हैं, है ना, R + XL, जहां पर XL के साथ आपको क्या दिखाना चाहिए कि चूंकि XL जो है वो R के साथ π/2 आगे है, इसका मतलब कि ये जो R की वैल्यू XL की वैल्यू होती है ω_L, इसके साथ में हमको J दिखा देना चाहिए, क्योंकि आपको पता ना इसके साथ अगर हम J ऑपरेटर को ऑपरेट करें तो ये वाला डायरेक्शन मिल जाएगा। तो इस डायरेक्शन को शो करने के लिए इसके साथ हम J ऑपरेटर को शो कर सकते हैं। तो इस तरह से लिखा जाता है J = R + jω_L। या आप सीधे सीधे ये भी कर सकते हैं कि XL को दिखाने के लिए jω_L दिखा सकते हैं, जहां पर J से पता चलेगा कि जो XL है वो ऊपर की तरफ है, मतलब इस R से 90 डिग्री आगे। और ये जो दूसरा वाला XC है वो देखिए R से पीछे है, तो इस वाले डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या रिप्रेजेंट करना है, -j करना है। तो इसलिए हमने लिखा हुआ है XC की वैल्यू होती है 1/ωc और यहाँ पर माइनस लगा दिया तो -j/ωc, और -j को अगर हम ऊपर नीचे j से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1/jωc। तो XL को लिखते हैं jω_L और XC को लिखते हैं 1/jωc, जिसमें J का मतलब ये एक ऑपरेटर है और जो क्या करता है, डायरेक्शन को बताने के लिए ये यूज किया जाता है ना, फेज को बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो वैसे XL और XC क्या है इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आप उस चीज को समझने के बाद यहां पर आएंगे तो ये चीजें आपको फिर से समझ में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं कि टाइप ऑफ AC सर्किट। किसी भी सर्किट में जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है तो उस सर्किट को हम बोल देते हैं AC सर्किट। डिफरेंट टाइप के AC सर्किट होते हैं जो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि सर्किट में कौन सा एलिमेंट यूज हुआ है, रजिस्टर यूज हुआ है, कैपेसिटर यूज हुआ है, इंडक्टर यूज हुआ है या इनका कॉम्बिनेशन यूज हुआ है। तो इस बेसिस पर जो AC सर्किट होते हैं उनके ये डिफरेंट नाम हैं, जैसे आप याद कर लें। सबसे पहला है प्योर रजिस्टिव सर्किट या प्योर R सर्किट बोलते हैं इसको, जिसमें सिर्फ रजिस्टर होगा, एक सिंपल सा रजिस्टर इस तरीके से होगा और इसमें ये अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है ना, अल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट या प्योर R सर्किट। अगर इस R की जगह पर एक कॉइल लगा हो जिसका अपना एक इंडक्टेंस हो तो ऐसे सर्किट को हम बोलेंगे प्योर L सर्किट। अगर वहां पर एक कैपेसिटर हो तो उसको बोलेंगे प्योर C सर्किट। L के साथ में R लगा हो तो LR सर्किट बोल सकते हैं, C के साथ R लगा हो CR सर्किट बोल सकते हैं, RC सर्किट बोल सकते हैं। इसी तरह से L और C का कॉम्बिनेशन होता है और एक होता है इन तीनों का L, C एंड R। तो ये डिफरेंट टाइप के AC सर्किट हैं। हर एक AC सर्किट के केस में हमको ये देखना है कि करंट और वोल्टेज का इक्वेशन क्या है। उस इक्वेशन की हेल्प से हमको पता चलेगा कि करंट और वोल्टेज का फेज क्या है। फेज की हेल्प से हम फेजर डायग्राम बनाएंगे और फेजर डायग्राम से हमको पता चलेगा कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। ठीक है, वहां से हम फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। और
एक चीज़ और यहीं से आपको पता चलेगा, जब इस पूरे इक्वेशन को वोल्टेज और करंट का जो इक्वेशन आपको मिलेगा, जब आप उसको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक सर्किट के केस में करंट के रास्ते में जो इफेक्टिव अपोजिशन है, अपोजिशन आप समझ पा रहे हो, जैसे रजिस्टर के केस में आप बोलते हैं कि रजिस्टेंस, करंट के रास्ते में जो रुकावट है उसको आप बोलते हैं रजिस्टेंस। वैसे ही डिफरेंट एसी सर्किट के केस में रजिस्टेंस वर्ड न यूज करके और अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। मतलब ये ध्यान रखें कि रेजिस्टेंस का मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस ही ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो करंट को अपोज करती है, और भी कुछ ऐसे हैं जो करंट को अपोज करते हैं, यानी रेजिस्टेंस एक स्पेशल केस हो गया। जनरल केस कुछ और होता है जिसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस के बहुत सारी वेराइटीज हैं, जिसमें से एक आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इम्पीडेंस का मतलब एक जनरल नाम हो गया जो करंट के रास्ते में रुकावट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो डिफरेंट एसी सर्किट में जो अपोजिशन या करंट के रास्ते में रुकावट होता है उसका अलग अलग नाम है, उसके अलग अलग फार्मूले हैं। तो जैसे इसमें तो सिर्फ रेजिस्टेंस बोल दिया जाएगा। इन तीनों में ये जो एल और सी है इसके केस में क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंस बोला जाता है। इसके केस में रिएक्टेंस, इसके केस में रिएक्टेंस। इसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसके केस में बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और जब इनका कॉम्बिनेशन यूज होने लगता है 2 या 3 का, तो इसको हम बोल देते हैं इंपीडेंस। तो आप कह सकते हैं मोस्ट जनरल जो केस है वो क्या है, इंपीडेंस। एसी सर्किट में करंट के रास्ते में जो रुकावट आता है उसका मोस्ट जनरल केस क्या बोला जा सकता है, इंपीडेंस। इंपीडेंस में भी अगर आप एल या सी की सिर्फ बात करेंगे तो इसके लिए वर्ड यूज होगा रिएक्टेंस, और आर की बात करेंगे तो उसके लिए वर्ड यूज होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक एक करके डिफरेंट एसी सर्किट को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले सर्किट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्योर रजिस्टिव सर्किट। मतलब एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें एक रजिस्टर जुड़ा हो सिर्फ और सिर्फ, तो इसको हम बोलेंगे प्योर रजिस्टिव एसी सर्किट। यहाँ पर एसी सप्लाई है, इसका इक्वेशन आपको पता है, V = V0 sin ओमेगा टी, या फिर E = E0 sin ओमेगा टी लिख सकते हैं आप। तो इस प्योर रजिस्टिव सर्किट में जो वोल्टेज का इक्वेशन है, सप्लाई वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा टी। और जब हम इसमें डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन हम किसी का नहीं करेंगे, जितने भी सर्किट हमने आपको बताए हैं सिर्फ और सिर्फ हम उसके फाइनल रिजल्ट को एनालाइज करने वाले हैं। तो V = V0 sin ओमेगा टी, और जब इसके लिए डेरिवेशन करते हैं तो I = I0 sin ओमेगा टी। मतलब वोल्टेज का इक्वेशन आप कंफर्म रखिए, मतलब हमेशा फिक्स रखिए इसको, V = V0 sin ओमेगा टी। अब इसकी वजह से सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का इक्वेशन डिराइव करेंगे, तो इससे काम आसान हो जाएगा कि आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि वोल्टेज के इक्वेशन में साइन के बाद ये जो फेज है वो कितना है, ये फिक्स कर लीजिए इसको sin ओमेगा टी हर जगह पर। और जब करंट इसमें कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है I = I0 sin ओमेगा टी। इसमें जो I0 टर्म है वो किसकी जगह पर लिखा हुआ है, तो I0 का मतलब यहाँ पर है V0/R। मतलब ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को जब इसके रेजिस्टेंस R से डिवाइड किया गया था तब इसकी जगह पर लिखा गया था मैक्सिमम करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट I0। तो I0 = V0/R में अगर आप देखें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये वोल्टेज अपान में जो है इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो करंट को अपोज करता है। तो आप कह सकते हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट में जो इफेक्टिव अपोजिशन है करंट के लिए वो यही R है, और इसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट या रेजिस्टेंस ऑफ दी रजिस्टर। ठीक है, तो इस इफेक्टिव अपोजिशन को, करंट के लिए इफेक्टिव अपोजिशन को हम R से एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके बारे में आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। एक चीज़ ये हुआ, दूसरी चीज़ ये कि आप देखिए यहाँ से वोल्टेज और करंट के इक्वेशन में इसका फेज क्या है ओमेगा टी, और इसका फेज क्या है ओमेगा टी। इसका मतलब वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है। दोनों का अगर फेज कांस्टेंट मतलब सेम ही है, इसका मतलब आप कह सकते हैं वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। सेम फेज में है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि प्योर रजिस्टिव सर्किट में, प्योर रजिस्टिव एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, अर्थात एक साथ मैक्सिमम होते हैं, एक साथ मिनिमम होते हैं, या एक साथ किसी भी दूसरी वैल्यू को अचीव करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो आपको पता है कि वोल्टेज का ग्राफ ये हुआ, करंट का ग्राफ बनाएंगे तो उसका एम्पलीट्यूड जो होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की, वो तो वोल्टेज से कम ही होती है, ये भी आपको पता है। तो करंट का ग्राफ ये हो गया, और इस ग्राफ में आप देखिए ये वोल्टेज, ये करंट जहाँ मैक्सिमम है वो कंडीशन, और वोल्टेज भी सेम कंडीशन में मैक्सिमम, मतलब इसी फेज में, इसी फेज पर करंट भी मैक्सिमम है, वोल्टेज भी मैक्सिमम है। इसी फेज पर करंट भी जीरो है, वोल्टेज भी जीरो है। इसी फेज पर अपोजिट डायरेक्शन में करंट भी मैक्सिमम है, वोल्टेज भी मैक्सिमम है, और यहाँ पर फिर दोनों जीरो है।
मतलब दोनों एक साथ चल रहे हैं। आप ये कह सकते हैं, इसको कहा जाता है कि ऐसे आप कंपेयर कर लीजिए जैसे दो गाड़ियां जा रही हो। अभी तो लीड और लैग करने का केस यहां पर नहीं है, आप कह सकते हैं दो गाड़ियां जा रही हैं और दोनों की स्पीड सेम है। तो सेम स्पीड का मतलब यहां पर आप इस तरह से कर सकते हैं कि सेम फेज में है, बट मैग्नीट्यूड का आपको पता है मामला कि मैग्नीट्यूड करंट का हमेशा वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से कम होता है। तो ये जो ग्राफ हो गया ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए हो गया। इससे आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों के दोनों सेम फेज में है। दैट मीन्स फेज डिफरेंस अगर हम पूछें तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 0। वोल्टेज और करंट के बीच में प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, अर्थात दोनों साथ में मैक्सिमम साथ में मिनिमम होते हैं। इसमें कोई लीड या कोई लैग नहीं कर रहा है। इस चीज़ को अगर हम फेजर डायग्राम से समझना चाहें या बनाना चाहें फेजर डायग्राम इसका, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ इक्वेशन से हमको मिली हुई है इनके बेसिस पर हम फेजर डायग्राम बना सकते हैं। तो अगर हम इस एक्सिस पर ओमेगा टी या फेज को एक्सप्रेस करें और इस एक्सिस पर हम वोल्टेज और करंट को एक्सप्रेस करें, तो देखिए ये जो बड़ा वाला वेक्टर हमने बनाया है, ये बड़ा वाला फेजर जो हमने बनाया है वो वोल्टेज के लिए बनाया है। और आपको पता भी है कि जो इसका वेक्टर का लेंथ होता है वो एम्पलीट्यूड को बताता है, पीक वैल्यू को। तो ये बड़ा वाला जो वेक्टर है वो वोल्टेज की पीक वैल्यू यानी वी नॉट को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी के डायरेक्शन में एक छोटा सा वेक्टर भी है, तो ये छोटा वाला जो वेक्टर है वो करंट के पीक वैल्यू यानी आई नॉट को एक्सप्रेस कर रहा है। और इन दोनों से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप यहाँ पर डालेंगे इस एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस पर, इसमें ये वाली जो वैल्यू इतनी है ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इस टाइम पर, इस कंडीशन में। और ये जो वैल्यू है ये है वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और इस पूरे डायग्राम को हम क्या बोल रहे हैं? फेजर डायग्राम। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट का ये फेजर डायग्राम है, ये वोल्टेज का फेजर है और ये करंट का फेजर है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ से आपको मिली है वो इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं उस चीज़ को कि वोल्टेज और करंट दोनों का फेज कितना, ओमेगा टी। दोनों का फेज ओमेगा टी है, इसीलिए दोनों का फेजर एक ही लाइन में मिल रहा है। दोनों की वैल्यू की अगर बात करें तो इसकी मैक्सिमम, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पर आएगी, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पर आएगी। मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो करंट का एम्पलीट्यूड, करंट की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू से कम होगी, इसीलिए करंट का जो फेजर है वो वोल्टेज के फेजर से छोटा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ आपने देखा, ये जो पैटर्न आपने देखा प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में, यही आगे के सारे सर्किट में हम लोग देखने वाले हैं, बट थोड़ी चीज़ें और ऐड होती जाएंगी। जैसे प्योर एल सर्किट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक इंडक्टर लगा हुआ, ये हमारा सप्लाई हुआ। इस सप्लाई वोल्टेज का इक्वेशन V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट के लिए जब डेरिवेशन करते हैं तो वो आता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब प्योर एल सर्किट की अगर हम बात करें, यानी क्वाइल में अगर एक इंडक्टर लगा हुआ है तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में नहीं है। वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है और करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। दैट मीन्स इस कंडीशन में, इस सर्किट में जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे चल रहा है, यानी वोल्टेज जो है वो करंट से लीड कर रहा है, या आप ये कह सकते हैं करंट जो है वो वोल्टेज से लैग कर रहा है ना। तो वोल्टेज लीड करता है या करंट लैग करता है इन प्योर एल एसी सर्किट, ये बात आपको ध्यान रखना है। और कितने फेज से लीड या लैग हो रहा है, तो वोल्टेज जो लीड कर रहा है करंट से वो कितने फेज से, कितना ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है, ये पाई बाई 2। इसमें पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। इसका मतलब कि वोल्टेज करंट को पाई बाई 2 फेज से लीड कर रहा है। या इसी बात को उल्टा भी आप बोल सकते हैं कि करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज से लैग कर रहा है ना। लैग मतलब पीछे, लीड मतलब आगे। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखिए आई नॉट की जो, यानी अच्छा एक चीज आप समझिए, यहां पर आपने देखा कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में थे, मतलब दोनों साथ में, मैक्सिमम साथ में 0 होंगे। लेकिन यहां दोनों सेम फेज में नहीं, लीड और लैग कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो लीड कर रहा है वो पहले मैक्सिमम होगा, जो लैग कर रहा है वो बाद में मैक्सिमम होगा। कितने फेज के बाद में मैक्सिमम होगा? पाई बाई 2 के बाद। ठीक है, तो इसका जब पहला मैक्सिमम हो जाएगा उसके पाई बाई 2 फेज के बाद इस करंट का मैक्सिमम, पहला मैक्सिमम मिले रहेगा। इसी तरीके से आगे का पैटर्न बनता जाएगा। और ये जो आई नॉट लिखा गया था, ये किसकी जगह पर लिखा गया था? तो आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपान ओमेगा एल। यहाँ पर आता है जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है वी नॉट अपान ओमेगा एल, और वी नॉट अपान ओमेगा एल को लिखा गया है आई नॉट। यानी आप ये कह सकते हैं इस तरीके से अगर हम कंपेयर करें तो वी के नॉट मतलब आई इक्वल टू वोल्टेज के अपान में जो लिखा रहता है वो तो इफेक्टिव अपोजिशन बताता है। तो इसका मतलब ये जो ओमेगा एल है ये क्या है? इफेक्टिव अपोजिशन। और इसके लिए एक सिंबल बना दिया गया, इसको एक्स एल से एक्सप्रेस किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपान एक्स एल,
ये बिल्कुल इससे अगर आप मैच करेंगे तो जहां ये R है वहां पर वो XL है, मतलब जो काम इनका था वही काम उनका है, लेकिन इनको बोलते थे रेजिस्टेंस और इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये भी सर्किट में था नेट या इफेक्टिव अपोजिशन, ये भी क्या है सर्किट में इफेक्टिव अपोजिशन। ये प्योर R सर्किट के केस में और ये प्योर L सर्किट के केस में ये वही चीज है, रेजिस्टेंस ही है, बट नाम हम लोग रेजिस्टेंस न दे करके इसका दूसरा नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये भी करंट को अपोज करता है, उसकी वैल्यू है XL इक्वल टू ओमेगा L, जहां पर ओमेगा का मतलब है 2πf से और L का मतलब इस कॉइल का इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, चलिए इसकी भी यूनिट वही होगी जो इस R की होती है, यानी अगर ये ओम है तो ये भी क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो ये तो बात कंफर्म हो गया कि करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई फेज π/2, और इसी बात को दूसरी भाषा में बोल सकते हैं वोल्टेज लीड्स द करंट बाई फेज π/2। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर दो लोग हैं, अगर ये कहते हैं इनसे कि हम तुमसे बड़े हैं या हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, तो क्या इस बात को ये ऐसे नहीं बोल सकता नहीं हम आपके छोटे भाई हैं। बात दोनों के कहने का मतलब तो मीनिंग तो सेम निकल रहा है, जबकि बोल अलग अलग चीज़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, ये कह रहे हैं नहीं हम तुम्हारे छोटे भाई हैं, जबकि दोनों का कंक्लूजन सेम निकल रहा है। तो आप यहाँ पर दोनों तरीके से वर्ड यूज कर सकते हैं, करेंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई फेज π/2, है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं वोल्टेज लीड्स करेंट बाई फेज π/2। ठीक है, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में देखिए वोल्टेज सबसे पहले हमने बना लिया सिंपल सा, क्योंकि वोल्टेज का इक्वेशन ओमेगा टी फेज के साथ नॉर्मल सा हमेशा फिक्स कर दिया हमने। यहाँ पर देखिए तो ग्राफ भी हम पहले वोल्टेज का बना लेते हैं, अब करंट की बात करते हैं। तो जब वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा उसके π/2 फेज के बाद करंट मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखिए वोल्टेज यहाँ पर हो गया है मैक्सिमम, तो करंट इसके π/2 के बाद होगा मैक्सिमम, तो इसके π/2 के बाद तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसके π/2 के बाद वोल्टेज जब होगा मिनिमम उस टाइम होगा करंट मैक्सिमम। इसका मतलब इस करंट अगर यहाँ पर हो रहा है मैक्सिमम तो इसके π/2 के पहले यानी इस वाले कंडीशन में होना चाहिए 0। इस वाले कंडीशन में 0 का मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से नीचे से, है ना। तो इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि जो वोल्टेज है वो पहले मैक्सिमम हुआ है, करंट यहाँ नीचे से स्टार्ट हो रहा था, तो जब ये मैक्सिमम था तब तो करंट 0 हुआ है। इसके बाद करंट मैक्सिमम जब हुआ तब तक वोल्टेज क्या हो चुका था, 0 हो चुका था। तो करंट के पहले मैक्सिमम और वोल्टेज के पहले मैक्सिमम के बीच का ये जो फेज डिफरेंस है ये कितना है, इसको आप T/4 बोल सकते हैं टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में। और अगर फेज के टर्म में बताएंगे तो आपको पता है ये पूरा होता है 2π, ये आधा हो जाएगा पाई, और इस आधे का भी ये आधा कितना है π/2, है ना। तो π/2 यानी वोल्टेज और करंट के बीच में π/2 का फेज है। कौन आगे है कौन पीछे है, तो वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। इसका फेजर डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो फेजर डायग्राम में भी सेम इंफॉर्मेशन को आपको शो करना है, इसलिए हम क्या करेंगे सबसे पहले वोल्टेज को ड्रॉ करेंगे। वोल्टेज का फेजर ये है ना, इस ओमेगा टी वाले एक्सिस के साथ ये ओमेगा टी एंगल ये बना दिया है फेजर, ठीक है, ये ओमेगा टी, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताएगा। अब वोल्टेज अगर आपका बन गया तो अब करंट को आपको शो करना है, और ऐसा शो करना है कि करंट वोल्टेज से π/2 फेज पीछे रहे, मतलब लैग करे। तो अगर आपका वोल्टेज यहां पर है जो कि यहां से लेकर यहां तक का एंगल या फेज है ओमेगा टी, करंट, तो करंट को वोल्टेज से π/2 फेज से पीछे होने के लिए हमको क्या करना पड़ा, अगर वोल्टेज हमने फिक्स कर दिया तो करंट को हमको π/2 यानी 90 डिग्री एंगल से इस डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। और यहां से अब देखिए एकदम क्लियर मैसेज ये दे रहा है कि वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, और जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 फेज से लैग कर रहा है या फिर पीछे। और आपको पता ही है कि इसका जो फेजर होगा वो इसके फेजर से छोटा होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से कम होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा फेजर आप देख के बता सकते हैं कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, कितने फेज से लीड या लैग कर रहे हैं, और ये इसका ग्राफ हो गया। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और देखना होता है कि अगर किसी डीसी सोर्स के लिए हम बात करें, डीसी सप्लाई के लिए बात करें, तो डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, उसमें कोई पीरियोडिक चेंज ही नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं करेंगे, टाइम पीरियड की बात ही नहीं करेंगे, फेज की बात ही नहीं करेंगे। तो डीसी के लिए एफ की वैल्यू 0, और एफ की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ओमेगा को अगर ओपन करते हैं तो 2πf आता है, तो एफ की वैल्यू 0 रखेंगे तो XL क्या आ जाएगा,
जीरो। मतलब कि ये जो हमारा इंडक्टर होता है या इंडक्टिव सर्किट होता है वो एक डीसी सप्लाई, यहाँ एसी की जगह पर अगर डीसी यानी बैटरी से सप्लाई दे तो ऐसे केस में ये जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। यानी डीसी सप्लाई बड़े आसानी से एक इंडक्टर के थ्रू पास हो जाती है, या कह लीजिए नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ये उसके ऊपर ऑफर करता है। तो आप कह सकते हैं कि एक इंडक्टर डीसी सप्लाई के लिए एक नॉर्मल से कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है। नॉर्मल कंडक्टिंग वायर, इसका मतलब ऐसे शो करने का मतलब नो रेजिस्टेंस या नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, है ना। और जब हम इसी चीज को ऐसे शो कर देते हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके पास कंसिडरेबल रेजिस्टेंस है। तो डीसी सोर्स के लिए हमारा जो इंडक्टर होता है वो जीरो रेजिस्टेंस शो करता है, मतलब एक नॉर्मल वायर की तरह ये बिहेव करता है। यानी अगर हम यहाँ पर एसी के बजाय डीसी लें तो हम इसको एक नॉर्मल वायर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन एसी के लिए आपको पता है कि एसी की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब हम नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का एसी होगा उतना ज़्यादा ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का है तो अलग हुआ, 60 हर्ट्ज का यूज़ करेंगे और ज़्यादा ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, 90 का करेंगे और ज़्यादा ऑफर करेगा ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम एसी के लिए बात करें तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा को 2πf लिखेंगे। यानी ये जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो इनका ग्राफ हम बना सकते हैं। एक्सएल और एफ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये ऊपर वाले एक्सिस पर एक्सएल, नीचे वाले एक्सिस पर एफ को शो करें तो इस तरह की हमको एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल जिस तरीके से आपने एल सर्किट पढ़ा हुआ है, सी सर्किट भी इसी तरीके से होगा। बस थोड़ा सा यहाँ पर जहाँ इंडक्टिव वर्ड यूज़ होता है वहाँ पर कैपेसिटिव वर्ड यूज़ होगा। जहाँ एक्स एल लिखते हैं वहाँ एक्स सी हो जाएगा, जहाँ ओमेगा एल होता है वहाँ 1/ओमेगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो प्योर सी सर्किट में यहाँ पर जहाँ इंडक्टर लगाते थे वहाँ कैपेसिटर लगाएंगे और सप्लाई वोल्टेज का इक्वेशन V = V0 sin ओमेगा टी ही रहेगा। बट करेंट का इक्वेशन जब निकालते हैं तो आता है I = I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। इंडक्टर के केस में माइनस है और कैपेसिटर के केस में प्लस है। अब इस चीज़ को याद कैसे रखना है कि करंट लीड कर रहा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है, कितने फेज से लीड कर रहा है, तो वो हम लास्ट में जब जनरल केस पढ़ेंगे LCR सर्किट का, वहां पर जो जनरल केस आएगा उसी जनरल केस को आपको ध्यान रखना है। उसकी हेल्प से पीछे के जितने भी ये सिंगल वाले केस हैं या फिर कॉम्बिनेशन वाले केस होंगे वो सारे केस का रिजल्ट आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एक काम करना है आपको, बस सेपरेटली एक बार सबको देख लेना है। लास्ट में हम आपको LCR सर्किट में बताएंगे कि इनके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको कैसे फार्मूले को याद रखना है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, इंपिडेंस का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ जो I0 लिखा गया है वो किसकी जगह पर लिखा गया है, तो V0/1/ओमेगा सी एक टर्म आया था। अगर हम इसको एक सिंबल दे दें XC, यानी V0/XC ये जो टर्म है इसकी जगह पर लिखा हुआ है I0। तो बिल्कुल ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I = V/, यहाँ पर जो टर्म होता है वो इफेक्टिव अपोजिशन शो करता है करंट के लिए, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते थे नॉर्मली। तो प्योर आर सर्किट में रेजिस्टेंस बोलते हैं, जब एल रहता है तो रिएक्टेंस बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जब सी है तो इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका मतलब प्योर सी सर्किट में जो इफेक्टिव अपोजिशन है उसको हम XC से एक्सप्रेस करेंगे और इसका नाम है ये वैल्यू है 1/ओमेगा सी और इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इन दोनों इक्वेशन को देखकर आपको पता ही चल गया कि जो करंट है वो वोल्टेज से लीड कर रहा है। पिछले वाले में करंट लैग कर रहा था π/2 से, लेकिन अभी ये करंट लीड कर रहा है π/2 से, या आप ये कह सकते हैं वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है π/2 से। तो करंट लीड्स वोल्टेज बाई फेज π/2 या वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाई फेज π/2। इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको इस तरीके से शो करना है कि पहले तो वोल्टेज का ग्राफ आपने बना लिया, अब करंट का ग्राफ ऐसा बनाना है करंट का जो फर्स्ट मैक्सिमम हो वो वोल्टेज के फर्स्ट मैक्सिमम के π/2 फेज पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लीड कर रहा है। तो देखिए ये आपका वोल्टेज का इक्वेशन है और ये आपके करंट का इक्वेशन है। वोल्टेज का पहला मैक्सिमम यहाँ पर मिला हुआ है यानी ये π/2 फेज पर, लेकिन करंट का मैक्सिमम देखिए 0 फेज पर ही मिल गया है, यानी इस वोल्टेज के मैक्सिमम से π/2 फेज पहले ही करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो करंट पहले ही मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब करंट लीड कर रहा है।
और कितने से लीड कर रहा है, तो इनके मैक्सिमम और इनके मैक्सिमम के बीच का फेज डिफरेंस देख लीजिए, दैट इज π/2। इसी तरीके से अब क्या होगा, जब इनका यहाँ मिनिमम जब तक होगा तब तक इनका दोबारा से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये हमेशा ये π/2 का फेज डिफरेंस रहेगा, हमेशा ये जो करंट रहेगा वो वोल्टेज से π/2 फेज में आगे चलेगा। बाकी आपको पता ही है कि वोल्टेज का ग्राफ ऊपर की तरफ मतलब ज़्यादा ऊपर रहता है हाइट, और करंट का कम रहता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहता है। फेजर डायग्राम में अगर शो करना है तो वोल्टेज को तो आप जानते हैं, वोल्टेज हमेशा कंफर्म कर लीजिए, ग्राफ में, फेजर डायग्राम में, इक्वेशन में वोल्टेज कंफर्म है। तो वोल्टेज V0 ये वोल्टेज का फेजर है, ω t इसका फेज है। अब करंट चूंकि π/2 पिछली बार तो लैग कर रहा था, तो पीछे हमने इससे पीछे दिखाया था π/2, अभी ये लीड कर रहा है π/2 से, तो आगे बनाना पड़ेगा। तो इससे π/2 आगे ये करंट का फेजर है I0 है, और इसका ये जो यहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो बताएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को। तो ये हुआ प्योर सी सर्किट का फेजर डायग्राम। अब जैसे पीछे वाले में आपने देखा था कि डीसी के लिए जो इंडक्टर है वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जीरो रिएक्टेंस शो करता है, और एसी के लिए बहुत ज़्यादा शो करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह से अगर हम कैपेसिटर को देखें तो कैपेसिटर अगर डीसी सोर्स के लिए बात करें तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0, तो कैपेसिटर का जो इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कितना आ जाएगा, XC = 1/ωc यानी 2πf, f की वैल्यू 0 रखेंगे तो XC कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। यानी ये जो हमारा कैपेसिटर होता है, अगर हम यहाँ पर एसी सोर्स की बजाय डीसी सोर्स बैटरी लगा दें तो उस बैटरी के लिए ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करने का मतलब कि ये डीसी को ब्लॉक कर देता है, जबकि इंडक्टर डीसी के लिए जीरो रेजिस्टेंस या जीरो रिएक्टेंस ऑफर कर रहा था, लेकिन ये जो कैपेसिटर है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं एसी और डीसी के लिए, जो इनका बिहेवियर है इंडक्टर और कैपेसिटर का, इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं फिल्टर सर्किट में। मतलब मिक्स्ड एसी और डीसी जब रहते हैं तो उनको फिल्टर करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए हम इन दोनों की इस प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलसी फिल्टर। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि इंडक्टर आराम से डीसी को पास होने देता है, लेकिन कैपेसिटर उस डीसी को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। और ये इंडक्टर डीसी के एसी के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जबकि ये कैपेसिटर एसी के लिए कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। XC = 1/f, मतलब फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की एसी होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की एसी होगी उतना कम कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, यानी उतना आसानी से वो पास होगा, है ना। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना आसानी से इसमें से पास होगा, जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना मुश्किल होगा। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी डीसी की 0, तो वो बहुत मुश्किल से पास होता है या ब्लॉक हो जाता है। तो ये डीसी को ब्लॉक कर देता है और ये डीसी को बहुत ही स्मूथली पास होने देता है। इस बात को आप ध्यान रखना है। तो एसी के लिए अगर हम बात करें तो XC = 1/f है, मतलब दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ आप जानते हैं इन्वर्स रिलेशन का ग्राफ कैसा होता है, जब ये वैल्यू 0 मतलब इनफाइनाइट को टेंड करेगी तब ये वाली वैल्यू 0 होगी, जब ये वैल्यू 0 को टेंड करेगी तब ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी व्हेन f tends to infinite then XC tends to 0, और when f tends to 0 then XC tends to infinite। यहाँ पर लगभग पैरेलल, यहाँ पर लगभग पैरेलल दिखाने का मतलब ये है कि इस ग्राफ के नीचे इसको टच करने से पहले ये कहाँ पहुँच जाएंगे, इनफाइनाइट पर। मतलब जब XC की वैल्यू 0 होगी तब तक f की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। या ये कह सकते हैं कि f की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी तब जाकर के XC की वैल्यू क्या होगी, 0। इसी तरह से इधर आप देखेंगे तो इसको यहाँ पर टच करने से पहले, यानी f की वैल्यू 0 होने से पहले ये ग्राफ इनफाइनाइट पर पहुँच जाएगा, XC की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि f टेंड्स टू 0 यानी XC टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसीलिए लगभग पैरेलल वाला यहाँ पर नेचर शो किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है ससेप्टेंस, और ससेप्टेंस किसको बोलते हैं, रिएक्टेंस के रेसिप्रोकल को। यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस हो या कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, उनका रेसिप्रोकल ससेप्टेंस बोला जाता है। तो अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा तो इंडक्टिव ससेप्टेंस बोला जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस बोला जाएगा। रिएक्टेंस एक तरह का रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस एक तरह का रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो ओम का उल्टा ही इसका यूनिट हो जाएगा। तो 1/ओम को ओम इनवर्स बोलते हैं, या महो बोलते हैं, या फिर साइमन बोलते हैं। तो ससेप्टेंस की यूनिट पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो बस आप ये रिलेशन याद रखिए, क्योंकि इसका यूनिट तो आपको पता ही है, जो भी रेजिस्टेंस का जैसा सब कुछ है वही इनका भी है, तो इसके यूनिट आप निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है,
तो अभी तक आपने प्योर आर, प्योर एल और प्योर सी सर्किट देख लिया है, सबका फेजर डायग्राम भी आपने एनालाइज कर लिया है। अब इसके आगे की चीज़ें आप थोड़ा फास्ट मोड में सीखेंगे, जल्दी से सीखेंगे, लेकिन उनको सीखने से पहले यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं जिनको वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था, बट आप इसको इस लेक्चर में थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, इसको आप फिर से ध्यान से नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। जब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे एल और आर का कॉम्बिनेशन और सी और आर का कॉम्बिनेशन, यानी एल आर सर्किट और सी आर सर्किट जिसको हमको आगे पढ़ना है, तो एल आर सर्किट यानी कि जिसमें इंडक्टर होता है, उसमें हम जब किसी बैटरी को चार्ज करने के बाद, मतलब एक चार्ज बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं, तो इस सर्किट में करंट का जो ग्रोथ होता है उसका इक्वेशन है I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपान टाउ। और जब हम उसमें उस करंट को डीके करते हैं, मतलब बैटरी को निकाल देते हैं, तब इक्वेशन होता है I इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस टी अपान टाउ। तो एलआर सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट और डीके ऑफ करंट का इक्वेशन याद रखें, इसके ऊपर पिछली क्लास में न्यूमेरिकल भी एक हमने कराया था। इसमें जो टाउ है, टाउ का मतलब एल अपान आर है, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, और इसकी यूनिट और डायमेंशन वही होगा जो टाइम का होता है। सेम टाइप से अगर हम सी आर सर्किट की बात करें, तो सी आर सर्किट जब बैटरी से चार्ज किया जाता है तो उसके लिए इक्वेशन होता है Q इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपान टाउ। और डिस्चार्जिंग के केस में ये होता है Q इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी अपान टाउ। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू आर और ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन इंडक्टर थ्रू आर, इसको आपको फार्मूले को ध्यान रखना है। यहाँ पर टाउ का मतलब C इंटू आर होता है, इसको भी टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, बट इसका नाम होगा कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। यूनिट एंड डायमेंशन वही होगा जो टाइम का होता है। अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम इन LR, CR और LC सर्किट के बारे में उनका फेजर डायग्राम, इक्वेशन वगैरह डिस्कस करेंगे। चलिए, तो चौथा सर्किट हमारा है LR सर्किट, जिसमें एक इंडक्टर और एक रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं सप्लाई वोल्टेज V के साथ। सप्लाई वोल्टेज के लिए इक्वेशन आपको पता है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन ये सप्लाई वोल्टेज अभी, मतलब इस सर्किट में अगर देखें, इसके पहले तो सिंगल कंपोनेंट थे, तो जितना भी ये सप्लाई था वो पूरा का पूरा उस पूरे एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता था। यहाँ पर R और L दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसका कुछ भाग यहाँ पर ड्रॉप होगा, कुछ यहाँ पर ड्रॉप होगा। तो आप कह सकते हैं कि रिजल्टेंट पोटेंशियल V इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, और यहाँ वेक्टर के फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, यानी कि जो वेक्टर का एडिशन जैसे लिखा जाता है वैसे लिखा हुआ है, जबकि आपको पता है कि वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम इस वोल्टेज को एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पर इस करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को स्टडी करने के लिए अल्टरनेटिंग पोटेंशियल या वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट दोनों को हम रोटेटिंग वेक्टर या फेजर के फॉर्म में दिखा रहे हैं, इसीलिए वेक्टर के तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि वी आर इक्वल टू आई इंटू आर और वी एल इक्वल टू आई इंटू एक्स एल, ये बिल्कुल ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है ना। ये आर रजिस्टर की आर सर्किट के लिए बात करें तो आई इंटू अपोजिशन, एल सर्किट के लिए बात करें तो आई इंटू अपोजिशन। यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, यहाँ पर इसको इंडक्टेंस बोलते हैं, सॉरी रिएक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो वी आर और वी एल का मैग्नीट्यूड आपको पता है, लेकिन चूंकि हम वी आर और वी एल को वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो इसको जब हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे, तो ये इक्वेशन यहाँ से ये इक्वेशन कैसे मिला, इसके लिए हमको इस फेजर डायग्राम को समझना पड़ेगा कि वी आर, वी एल और वी के बीच में ये जो रिलेशन मिला, ये हमको कैसे मिला। तो फेजर डायग्राम आपको समझना पड़ेगा। और फेजर डायग्राम आप पहले देखिए, आप आर सर्किट का अलग से और एल सर्किट का। आर सर्किट में आपने क्या देखा था? आर सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, है ना। आर सर्किट में ये जब आप इस तरीके से फेजर बना रहे थे तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे। एल सर्किट की अगर हम बात करें तो एल सर्किट में आपने देखा था कि जो वोल्टेज और करंट था, एल सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में π/2 का फेज था, फेज डिफरेंस था। और कौन लीड कर रहा था? वोल्टेज। इक्वेशन आपको पता है एल सर्किट के लिए। एल सर्किट के केस में जो करंट का इक्वेशन था वो था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, और वोल्टेज का इक्वेशन सब में फिक्स ही है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो एल सर्किट के केस में जो करंट होता है वो वोल्टेज से π/2 पीछे रहता है, लैग करता है। तो आप चाहे तो एल सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस को इस तरीके से शो कर सकते हैं। यहाँ देखिए, करंट वोल्टेज से π/2 पीछे, यहाँ करंट और वोल्टेज सेम फेज में। तो आर सर्किट का बिहेवियर, एल सर्किट का बिहेवियर
आपने पीछे अलग अलग पढ़ लिया है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो आप देखिए करंट R और L दोनों कंपोनेंट में सेम ही करंट फ्लो हो रहा है। तो हमको अगर सिंगल फेजर डायग्राम बनाना हो जिसमें हम इस L सर्किट के भी प्रॉपर्टी को शो करें और R सर्किट के भी प्रॉपर्टी को शो करें, तो क्या होना चाहिए कि करंट से ये जो हमारा VL होना चाहिए वो π/2 आगे होना चाहिए, जबकि करंट के डायरेक्शन में हमारा VR होना चाहिए। यानी हम इस तरीके से VR को ऐसे शो कर सकते हैं, मतलब VR जो हमारा हो वो करंट के ही डायरेक्शन में हो, लेकिन VL जो हो वो करंट से π/2 आगे। तो हमने यही किया है, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है और दोनों एकदम सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर ये डायरेक्शन है करंट का, अब ये करंट का फेजर नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखें, ये करंट का फेजर नहीं है कि करंट का फेजर कैसे वोल्टेज के फेजर से बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। करंट के डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो अगर हम करंट का डायरेक्शन फिक्स कर दें तो VR जो होगा रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, वो तो करंट के डायरेक्शन में होता है सेम फेज में, जबकि जो VL होता है वो तो करंट से π/2 आगे होता है। तो अगर ये करंट है तो इससे π/2 आगे, मतलब VL इधर हो जाएगा। अब बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि VR अगर I और VL के बीच में π/2 का फेज है तो इसका मतलब VR और VL के बीच में भी π/2 का फेज होगा। और इन दोनों का रिजल्टेंट हमको निकालना है, तो दोनों का रिजल्टेंट हम यहाँ ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं, है ना, ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में ट्रीट कर रहे हैं। है तो स्केलर लेकिन वेक्टर के फॉर्म में दिखा रहे हैं ना, तो हम इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग या पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको मिल जाएगा, है ना। पैरेललोग्राम यही कहता है ना कि अगर दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट उनके इस डायगोनल से शो होगा जो इनके दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। तो अगर ये VR है और ये VL है, और कैसे कंफर्म हुआ कि VR और VL ऐसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, I के साथ इनका जो नेचर था, जो बिहेवियर था, उसके बेसिस पर, ठीक है। तो VR और VL और दोनों वेक्टर हैं तो इनका रिजल्टेंट ये डायगोनल होगा, और ये रिजल्टेंट है और ये वेक्टर VL है, तो इसका मतलब हम इसको भी वेक्टर VL बोल सकते हैं। अब ये VR और VL बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो चाहे तो आप पाइथागोरस ही यूज कर लीजिए, चाहे वेक्टर के लिए जो प्रॉपर्टी आप यूज करते हैं √a² + b² + 2ab cos थीटा, cos थीटा में थीटा की जगह पर 90 रखेंगे, तीसरा वाला टर्म 0 हो जाएगा, √a² + b² यानी √VL² + √VL²। तो आप कह सकते हैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से भी अगर करेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाली जो चीज़ आई है, इसको समझने के लिए आपको ये सारी प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा कि ये फेजर डायग्राम कैसे बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है और VR और VL की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करनी है, I को बाहर निकालना है, तो V = I, और जैसे ओम्स लॉ होता है V = I × रेजिस्टेंस, वैसे ही इसको लिखेंगे उसी फॉर्म में। तो V = I और ये पूरा फैक्टर जो है उसको हम Z से एक्सप्रेस कर देंगे, यानी Z = √R² + XL²। और ये बिल्कुल उसी जगह पर ये टर्म लिखा हुआ जहाँ पर ये R था, यानी ये इफेक्टिव अपोजिशन शो करता था, तो ये भी इफेक्टिव अपोजिशन है। तो जब सर्किट में R और L दोनों प्रेजेंट होंगे तो इफेक्टिव अपोजिशन को Z से एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू है Z = √R² + XL², जहाँ पर XL का मतलब आप समझ रहे हैं, XL = होता है ω/L के। और ये जो टर्म आया है इसको, इस इफेक्टिव अपोजिशन को हम क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। ध्यान रखिएगा, R के केस में रेजिस्टेंस, और सिंगल L या सिंगल C की, जब प्योर L या प्योर C की बात होगी तो रिएक्टेंस, और जब किसी भी दो का कॉम्बिनेशन या दो से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस को Z से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो Z = √R² + XL²। तो ये हुआ आपका इफेक्टिव अपोजिशन LR सर्किट के केस में। इसका भी यूनिट और डायमेंशन वही होता है जो कि रेजिस्टेंस का होता है, यानी कि ओम, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमको ये पता करना है कि जो वोल्टेज है और जो करंट है उनके बीच में कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। अभी तक तो बड़ा क्लियर था, या तो सेम फेज में थे या तो π/2 का फेज मिलता था। यहाँ पर देखिए, ये है रिजल्टेंट वोल्टेज और ये है आपका करंट, दोनों के बीच में ये जो भी एंगल बन रहा है यही इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। तो एक चीज तो क्लियर है कि वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है, लेकिन π/2 से नहीं, फाई फेज से, है ना। इसका हम ग्राफ नहीं बना रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स होगा, टाइम वेस्ट करेगा। तो फेजर डायग्राम से आप समझिए कि वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है फाई एंगल से, फाई फेज से, और ये फाई आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ VL एंड VR। तो यहाँ से आप निकालें tan phi = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी VL/VR,
और VL इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, और VR का मतलब आई इंटू आर, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है कि V जो है वो फाई फेज से करंट से लीड कर रहा है या फिर करंट फाई फेज से वोल्टेज से लैग कर रहा है। अब एक चीज आप ध्यान रखें कि जब आप LR सर्किट को पढ़ रहे हैं तो आप इसके बेसिस पर, अगर इसमें आप कह देते हैं R की वैल्यू 0 है, तो R की वैल्यू 0 होने पर ये तो सिंपल L सर्किट बन जाएगा। और जब सिंपल L सर्किट बन जाएगा तो सिंपल L सर्किट के केस में जो भी सारी प्रॉपर्टीज आपको मिलती थी वो सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ से फाई निकालेंगे, वही वैल्यू मिलेगी। आप यहाँ से इम्पिडेंस निकालेंगे तो वही रिएक्टेंस आपको मिलेगा। और यहाँ इस फेजर डायग्राम से ये हटा देंगे तो इनके और इनके बीच का फेज डिफरेंस भी वही मिलेगा, या फेजर डायग्राम भी वही मिलेगा। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो आप L सर्किट के बारे में जानते हैं वो सब आपको LR से भी मिल सकता है अगर आप R को 0 कर दें। और वो सारी इंफॉर्मेशन जो आप R सर्किट के बारे में जानते हैं वो भी यहाँ से मिलेगा जब आप L को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो LR सर्किट अगर आपको समझ में आता है तो L सर्किट और R सर्किट की प्रॉपर्टीज को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बेसिस पर सारा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम CR सर्किट की बात कर लेते हैं। L की जगह पर C लगा देंगे और सारा पैटर्न आप समझ ही गए हैं कि यहाँ से ये वाला इक्वेशन कैसे आता है। अब तो इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। इसमें अब अगर अलग अलग देखें, देखिए R की बात करें तो इसका वोल्टेज और इसका करंट दोनों सेम फेज में, लेकिन इसके केस में बात करें तो इसका जो करंट होता है वो वोल्टेज से लीड करता है, या ये कह लें कि वोल्टेज जो होता है वो करंट से लैग करता है। तो अगर हम ये करंट का डायरेक्शन फिक्स कर दें तो इसका जो वोल्टेज है वो तो सेम फेज में होगा, लेकिन इसका जो वोल्टेज होगा वो तो करंट से पीछे होना चाहिए, π/2। तो अगर ये करंट आपने फिक्स कर दिया तो VC जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, यानी π/2 इससे पीछे होगा। अब ये हुआ आपका VR और ये हुआ VC, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये वाला वेक्टर होगा जिसको हम V बोल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जो V है वो करंट से फाई फेज से पीछे है। यहाँ पर जो वोल्टेज था वो करंट से फाई फेज से आगे था, यहाँ जो वोल्टेज है वो करंट से फाई फेज से पीछे है, लैग कर रहा है। ठीक है, और फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं फार्मूले से, tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये VC है तो ये भी VC है, तो VC अपॉन VR, और VC मतलब IXC और VR का मतलब IR, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा। और CR सर्किट से आप C सर्किट की प्रॉपर्टीज पा सकते हैं अगर R की वैल्यू 0 रख दें। CR सर्किट से अगर आप R सर्किट की वैल्यू पा सकते हैं अगर आप C की वैल्यू को 0 रख दें। और जैसे रिएक्टेंस वाले केस में आपने देखा था 1 रिएक्टेंस को बोलते थे ससेप्टेंस, वैसे ही ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें हम इसको इम्पिडेंस बोल रहे हैं, Z इक्वल टू √R² प्लस XL स्क्वायर, या फिर Z इक्वल टू √R² प्लस XC स्क्वायर, ये जो भी हमको इम्पिडेंस मिल रहा है इस इम्पिडेंस के रेसिप्रोकल को हम बोलेंगे एडमिटेंस, है ना। रिएक्टेंस के रेसिप्रोकल को ससेप्टेंस और इम्पिडेंस के रेसिप्रोकल को एडमिटेंस। और इम्पिडेंस की यूनिट भी वही होती है, प्रॉपर्टीज वही होती है जो रेजिस्टेंस की होती है, जो रिएक्टेंस की होती है। तो इसका मतलब अगर ये ओम है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा इसकी यूनिट, यानी ओम इन्वर्स कर सकते हैं, इसको महो बोलते हैं, इसी को साइमन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, 2 और सर्किट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सर्किट है हमारा LC सर्किट, यानी एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को सीरीज में एक सप्लाई V के साथ हमने जोड़ दिया है, तो इसका नाम हो जाएगा LC सर्किट। तो V इक्वल टू V0 sin ωt आपको पता है। L सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो करंट से फेज में π/2 आगे होता है, लीड करता है, जबकि C सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो करंट से π/2 फेज में लैग करता है। तो इन दोनों बातों को अगर हम एक ही फेजर डायग्राम से दिखाना चाहें तो ये डायग्राम इन दोनों बातों को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो VL है वो I से π/2 फेज आगे है, जबकि जो VC है वो I से π/2 फेज पीछे है। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। 2 वेक्टर एक दूसरे के अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो रिजल्टेंट होता है वो इनके डिफरेंस के इक्वल होता है। अगर VL की वैल्यू ज़्यादा होगी VC से तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में आएगा, इनसे कम ही होगा क्योंकि डिफरेंस कर देंगे छोटा हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इधर आएगा। अगर VC ज़्यादा है VL से तो रिजल्टेंट जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो जब VC ज़्यादा होगा VL से तो वोल्टेज करंट से लैग करने लगेगा, जब VL ज़्यादा होगा VC से तो रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से लीड करने लगेगा। यानी इस कंडीशन में दोनों बातें पॉसिबल हैं कि वोल्टेज करंट से लीड भी कर सकता है और लैग भी कर सकता है। ये डिपेंड करेगा कि VL की वैल्यू ज़्यादा है कि VC की। तो अगर VL की वैल्यू ज़्यादा होगी VC से तो रिजल्टेंट वोल्टेज ऊपर की तरफ आएगा, दैट मीन्स वोल्टेज करंट से π/2 फेज से लीड करने लगेगा। और इसी तरीके से अगर VC ज़्यादा हुआ VL से तो फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी लैग करने लगेगा।
तो रिजल्टेंट वोल्टेज V इक्वल टू VL माइनस VC। पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब अब ये तो पता है नहीं किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, तो सर्किट के एलिमेंट के बेसिस पर पता चलेगा, ठीक है। तो V इक्वल टू VL माइनस VC यानी पॉजिटिव डिफरेंस हमने ले लिया यहाँ पर, और VL की जगह पर IXL और VC की जगह पर IXC, I को कॉमन ले लीजिए। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो टर्म लिखा हुआ है ये किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट है यहाँ पर, मतलब अगर I को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, XL माइनस XC, जिसको हम Z बोलेंगे, है ना। और ये Z क्या बोला जाता है, इम्पीडेंस। मतलब LC सर्किट के केस में जो इफेक्टिव अपोजिशन करंट के लिए है वो है XL माइनस XC, यानी इन दोनों का जो रिएक्टेंस है उसके डिफरेंस के इक्वल, जिसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस है और जिसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और इसको हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं LCR सर्किट में, कि अगर XL और XC दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर हो जाए, अगर इसका रिएक्टेंस और इसका रिएक्टेंस दोनों इक्वल हो जाएं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो Z की वैल्यू 0 हो जाएगी। Z की वैल्यू 0 रखने का मतलब I की वैल्यू यहाँ से इनफाइनाइट आएगी, यानी इनफाइनाइट करंट फ्लो होने लगेगा। जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस के बारे में आपको पता होगा, साउंड में रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा, मैकेनिकल रेजोनेंस पढ़ा होगा, है ना। जो और हमने शायद ये वेव एंड ऑसिलेशन में आपको इसका एग्जांपल जरूर दिया होगा। साउंड में रेजोनेंस यानी कि जैसे कांच की जो ग्लास होती है वो साउंड यानी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आप निकालिए कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, तो उसके वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी को हम बोलते हैं साउंड में रेजोनेंस, जिसकी वजह से वो कांच टूट जाता है। इसी तरह से ब्रिज पर चलते हुए सैनिकों को मना, जो सोल्जर्स होते हैं उनको मना किया जाता है कि परेड करते हुए, मार्च करते हुए नहीं चलना है, क्योंकि अगर उनके पैरों की जो फ्रीक्वेंसी है और जो उस मटेरियल या ब्रिज की फ्रीक्वेंसी अगर दोनों मैच कर जाएगा तो एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाने से ब्रिज टूट सकता है। तो वही बात यहाँ पर है, करंट बहुत ही ज़्यादा ये सफिशिएंटली लार्ज हो गया है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। और ये कौन सा रेजोनेंस है, ये है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, है ना। साउंड रेजोनेंस अलग था, मैकेनिकल रेजोनेंस ब्रिज वाला एग्जाम्पल था, और ये क्या है, ये है आपका इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो ध्यान रखिए इस कंडीशन को। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, XL इक्वल टू XC, और यहाँ से XL इक्वल टू ओमेगा L, XC इक्वल टू 1 ओमेगा C, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 LC, ओमेगा इक्वल टू 1 √LC, ओमेगा इक्वल टू आपको पता है 2 पाई f होता है, तो ये अगर यहाँ पर रखेंगे इसकी जगह पर और 2 पाई को इधर ले जाएंगे तो f इक्वल टू 1/2 पाई √LC, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला और रेजोनेंस की ये कंडीशन दोनों आपको याद रख लेनी है LC सर्किट के केस में, ठीक है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर आता है, LC ऑसिलेशन क्या होता है। तो व्हेन अ चार्ज्ड कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू अ नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, मतलब एक कैपेसिटर हो जो फुल्ली चार्ज हो और उसको डिस्चार्ज हमको करना है थ्रू एन इंडक्टर, लेकिन उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, R इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके अंदर R नहीं होना चाहिए, उसके अंदर L होना चाहिए, R नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि हर एक कॉइल का जिसका इंडक्टर होता है उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके का हमको इंडक्टर या कॉइल लेना है। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर प्रोड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड LC ऑसिलेशन, ठीक है। जब किसी चार्ज कैपेसिटर को एक इंडक्टर के थ्रू हम डिस्चार्ज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, ऐसे केस में एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन का मतलब क्या यहाँ पर है, जैसे देखिए मैकेनिकल ऑसिलेशन तो आप समझते ही होंगे कि पेंडुलम को आप इससे डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो ऐसे ऐसे करता है, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल ऑसिलेशन। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम, है ना, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम। दैट मीन्स देखिए अगर ये आपका कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो इसकी पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी घटते 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 खत्म हो जाए, यहाँ हो जाए, एनर्जी पूरी शिफ्ट इधर हो जाए। कौन से फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। अभी किस फॉर्म में है, तो कैपेसिटर में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो जब ये अपनी पूरी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है इसको, तो इसकी एनर्जी हो जाती है 0, इसकी एनर्जी हो गई मैक्सिमम। फिर क्या होगा, फिर ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा इसको, इसकी एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, इसकी एनर्जी हो जाएगी 0। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन। तो कैसे ये होता है इस बात को आप समझ लीजिए। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका ये टर्मिनल, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट निगेटिवली चार्ज है। इसको हमने इंडक्टर से
कनेक्ट कर दिया तो ये डिस्चार्ज होने लगेगा, दैट मीन्स करंट फ्लो होने लगेगा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर। जैसे जैसे करंट फ्लो होगा, देखिए क्या होगा, करंट फ्लो होने का मतलब क्या, ये करंट फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होने का मतलब यहाँ निगेटिव, ये निगेटिवली चार्ज प्लेट है और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। तो जब इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन इस वाली प्लेट से निकल करके इस वाली प्लेट के ऊपर आ रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे वैसे वैसे ये इसका नेगेटिव जो चार्ज है वो खत्म होता जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज था, तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्जेस इसके ऊपर एक्यूमुलेट होती जाएंगी इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होता जाएगा, है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल, और यहाँ से नेगेटिव था तो नेगेटिव हट गया, इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं। तो यानी जब ये करंट फ्लो हो रहा है तो धीरे धीरे करंट की वजह से क्या हो रहा है कि इनका नेगेटिव चार्ज और इनका पॉजिटिव चार्ज खत्म होता जा रहा है, और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज खत्म होके मतलब शिफ्ट होके इधर आ चुका है ना, चार्ज के फॉर्म में, और ये पूरा का पूरा जब इधर शिफ्ट हो चुका है तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, न्यूट्रल। तो जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसकी पूरी की पूरी एनर्जी इस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आ गई, जिसका फार्मूला आपको पता है 1/2 LI0²। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखिए जब जैसे ये करंट डिक्रीज मतलब जब ये डिस्चार्ज हो गया तब तो करंट बंद हो जाएगा पूरी तरह से, और करंट बंद होने का मतलब इसका फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, और फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट आएगा जो फ्लक्स के डिक्रीमेंट को अपोज करेगा। और फ्लक्स का डिक्रीमेंट क्यों हो रहा है, इस करंट, ये जो करंट फ्लो हो रहा था इसके घटने की वजह से, तो वो डिक्रीमेंट को अपोज करेगा, इसका मतलब जो करंट घट गया है उस करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि फ्लक्स ना घटे, है ना। तो करंट को बढ़ाने का मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेनन की वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगा जो इस घटे हुए करंट को सपोर्ट करेगा ताकि फ्लक्स इसका डिक्रीज ना होने पाए। लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है ना, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हमेशा ऐसा होता है कि उस कॉज को ही अपोज करता है जिसकी वजह से ये खुद आया हुआ है। तो इंड्यूस्ड करंट किसकी वजह से आया हुआ है, ये जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था उसके डिक्रीज होने की वजह से, तो उसके डिक्रीमेंट को ये अपोज करेगा। तो डिक्रीमेंट को अपोज करने का मतलब क्या, करंट जो घट रहा था उसको अपोज करने का मतलब क्या, करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था तो इसी डायरेक्शन में ये बढ़ाने के लिए इंड्यूस्ड करंट फ्लो करने लगेगा। और अब ये देखिए इंड्यूस्ड करंट जो, ये देखिए ये पॉजिटिव निगेटिव प्लेट की वजह से करंट फ्लो हो रहा था, और ये इंड्यूस्ड करंट है जो फ्लक्स चेंज की वजह से आया हुआ है। अब जब इधर से फिर से करंट ऐसे फ्लो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, जबकि दोनों प्लेट्स न्यूट्रल हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से निकलेगा और इधर से इधर जाएगा, तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से आकर के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज प्लेट, जो कि इस डायग्राम में हमने आपको दिखा दिया है। और जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा और पूरी की पूरी इसकी एनर्जी जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में थी वो फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में यहाँ पर आकर के स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार एनर्जी यहाँ पर, फिर एनर्जी यहाँ पर, फिर एनर्जी यहाँ पर, ये बार बार होता रहता है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन। इस पूरे फंक्शन को सर्किट के नाम पर रख दिया गया LC ऑसिलेशन। ठीक है, वैसे तो हम ये कह रहे हैं कि जो इंडक्टर है वो नॉन रेजिस्टिव है, लेकिन आपको पता है कि किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये बहुत ही आइडियल केस हो गया। तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ इसका जरूर होता है, और इसी वजह से ये जो प्रोसेस होता है ये इनफाइनाइट टाइम तक नहीं होता। नहीं तो जैसा दिख रहा है आपको, अगर इसका रेजिस्टेंस जीरो है तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा हीट के फॉर्म में, और ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा एनर्जी ड्रॉप होते होते, एनर्जी लॉस होते होते एक ऐसा कंडीशन आता है कि पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन बंद हो जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, जैसा ये ऑसिलेशन दिख रहा है इसके बेसिस पर ये आइडियल केस है ना, ये आइडियल केस है। ऐसा ग्राफ आपको मिलना चाहिए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, डैम्पिंग हो जाती है, डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है ना, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड घटता जाता है और एक टाइम पर पूरी एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है, तो ये आइडियल केस है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है। नोट कर लीजिए। और लास्ट सर्किट हम लोग पढ़ेंगे LCR सर्किट।